नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। इसका आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग इन तमाम टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये सब टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे टिलेज क्या होता है, टिलेज और टिल्थ क्या होता है, ये दोनों चीज़ डिटेल में समझेंगे। और एक टिलेज करते क्यों हैं ये भी समझेंगे, और एक अच्छा टिल्थ होता क्या है इसको समझेंगे। इसके साथ साथ एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिल्थ, बोले तो एक अच्छा टिल्थ क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको समझेंगे। और एक अच्छा टिल्थ बनाते कैसे हैं इसको समझेंगे। और टिल्थ कितने तरीके के होते हैं इसको समझेंगे। इसके साथ साथ समझेंगे कि टिलेज हम करते हैं वो कितने प्रकार का होता है, और इंटर टिलेज या फिर इंटर कल्टीवेशन किसे कहते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। और उससे पहले आप लोगों के लिए एक थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट सूचना है, और वो सूचना ये है कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और इस समय आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपको ये जो कोर्स है जिसमें मैं 8 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, सॉइल साइंस, हार्टिकल्चर, और ये जितने भी 8 सब्जेक्ट हैं जो आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलते हैं, इनका एक कंप्लीट कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है। और ये कोर्स आपको मात्र 500 रुपये में मिलेगा। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप दिए गए ये जो कोई QR कोड दिया गया है, इसको आप स्कैन करिए और स्कैन करके पे करिए। जो पे करेंगे, पे करने का स्क्रीनशॉट लीजिए, और वो स्क्रीनशॉट आप लोगों को हमें सेंड करना है। सेंड कहाँ करना है? जब आप चैनल में जाएंगे, जो मेरा चैनल है, इस चैनल पे जब जाएंगे तो जो सब्सक्राइब बटन होती है इसके जस्ट ऊपर एक लाइन लिखी गई है, ये वाली लाइन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये 3 पॉपअप खुल के आएंगे, ये 3 लिंक खुल के आएगा। इसमें जो सबसे नीचे वाले लिंक है जिसमें लिखा है सेंड योर पेमेंट स्क्रीनशॉट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट कर देगा आपके टेलीग्राम पर। अगर आप टेलीग्राम चलाते होंगे तो टेलीग्राम पे आ जाएंगे, और अगर नहीं चलाते होंगे तो टेलीग्राम डाउनलोड करके पहले बना लीजिएगा अकाउंट। उसके बाद तब फिर आप इसको क्लिक करिएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट करके वो टेलीग्राम पे ले जाएगा। वहाँ पे आपको 2 चीज़ें सेंड करनी है। एक तो आपने जो 500 रुपये पे किए हैं उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड करिए, और दूसरा जिस नंबर से आपका टेलीग्राम चलता है वो मोबाइल नंबर सेंड कर दीजिए। इससे मैं आप लोगों को उस ग्रुप में डाल दूँगा जिसमें मैं आप लोगों को ये जो पूरा कोर्स है उस पर इसकी वीडियो में डालता रहता हूँ। तो उस पर आपको ये देखने को मिलेगा। ये जो आपका कोर्स है आने वाले जो समय में, जो 1 नवंबर 2025 जो आने वाला है, वहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। बोले तो नवंबर दिसंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके पहले पहले ही मैं आप लोगों का ये जो सिलेबस है पूरा वो कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप मात्र 500 रुपये में 8 सब्जेक्ट आराम से पढ़ सकते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट का लगभग मैं 30 लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ। तो मतलब ऐसे समझिए 8 × 24, बोले तो 240 लेक्चर आप लोगों को मात्र 500 रुपये में मिल रहा है। बोले तो ऐसे समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये पर लेक्चर, दोस्तों 2 रुपये पर लेक्चर आपको देखने को ये मिलेगा। तो अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज ज़रूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टिलेज और टिल्थ के बारे में। टिल्थ और टिलेज होता क्या है? देखो, टिलेज का जो अगर हिंदी की मीनिंग की बात करें तो टिलेज का मतलब होता है जुताई। जुताई करने के बाद जो हमें मिलता है वो प्रॉपर एक टिल्थ मिलता है। बात समझते हैं। टिलेज ऑपरेशन इन वेरियस फॉर्म हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फ्रॉम ए वेरी inceptions for growing crops. Primitive man's used tool to disturb the soil for placing seeds. The word tillage derived from the Anglo-Saxon word tillion or tillion, meaning plow and prepare soil for seed to sow, to cultivate and to raise crop. बात समझना, खेत में जब हम किसी भी फसल की बुआई करते हैं, उसके सीड की बुआई से पहले जो हम जुताई करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं टिलेज। बोले तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो टिल्थ इज़ द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड फॉर राइजिंग क्रॉप्स। इसका अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, नाम था उनका जेंथ्रो टुल, जिनको कहते हैं फादर ऑफ टिलेज, इनको जुताई का पिता कहते हैं। इन्होंने सजेस्ट किया था कि एक प्रॉपर सीड बेड बनाने के लिए एक प्रॉपर अमाउंट में टिलेज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक प्रॉपर जब हम टिलेज कर पाते हैं तो वो प्रॉपर टिलेज
एक अच्छी सीड बेड देता है, और अगर एक अच्छी सीड बेड हमें मिल गई तो इसकी मदद से हम एक प्रॉपर तरीके से एक फसल को ग्रो कर पाएंगे। बात करते हैं डेफिनेशन की कि टिलेज की डेफिनेशन क्या होती है। तो टिलेज रिफर्स टू मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विथ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स so as to create favorable soil condition for better seed germination and subsequent growth of crops। कहने का मतलब ये है कि टिलेज जो होता है वो एक तरीके का मैकेनिकल मैनिपुलेशन होता है सॉइल का, जो कि एक अच्छा सीड बेड बनाता है जिसपे हम एक अच्छी क्रॉप ग्रो कर पाएँ। वो एक इक्विपमेंट होते हैं ढेर सारे जिनसे हम क्या करते हैं, टिलेज करते हैं। इनसे टिलेज का सीधा मतलब होता है जुताई करना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि टिलेज होता क्या है। बात समझते हैं अब टिल्थ के बारे में। टिल्थ इज ए फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज। जब हम टिलेज करते हैं तो टिलेज करते क्यों हैं? एक प्रॉपर टिल्थ पाने के लिए। टिल्थ क्या होता है? टिलेज करने के बाद जो हमें मिलता है, टिलेज करने के बाद जो मिट्टी का जो फिजिकल कंडीशन में जो परिवर्तन आने के बाद जो मिट्टी बनती है वो होता है एक टिल्थ। ठीक, अब प्रॉपर टिल्थ अगर है तो इसका मतलब एक अच्छा सीड बेड बन गया है। प्रॉपर टिल्थ में क्या होता है? प्रॉपर टिल्थ में ऐसा होता है कि मिट्टी में प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर होगा, ना बहुत कम मॉइस्चर होगा और ना ही बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा। बोले तो एक प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर होगा। इसके साथ साथ मॉइस्चर के साथ साथ उसमें एक प्रॉपर अमाउंट में एरेशन होगा। बोले तो हवा का संचार होगा, मतलब प्रॉपर अमाउंट में भुरभुरी मिट्टी होगी। इसी को एक प्रॉपर टिल्थ बोलते हैं। एक आइडियल टिल्थ को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को 2 तरीके बता रहा हूँ। दोनों तरीकों को आप मिलाएंगे तो आप एक अच्छा टिल्थ जान पाएंगे। पहला तो ये है कि आप मिट्टी जुताई करिए, टिलेज करिए। टिलेज करने के बाद जब मिट्टी आप लोगों को लगे कि क्या अब ये जुताई जो हमने किया है क्या अब ये बुआई लायक हो गया है, यानी कि इस मिट्टी में कि हम सीड की बुआई कर सकते हैं, तो आप क्या करिए कि मिट्टी को उठाइए। जो आपने जुताई करी है खेत की मिट्टी को उठाइए और मिट्टी को उठा के आप कस के दबाइए। मिट्टी को अगर दबा रहे हैं, अगर वो ढेला बन गया, बोले तो लड्डू बन गया मिट्टी, तो इसका मतलब है कि एक अच्छा टिल्थ है। लेकिन कंडीशन क्या है लड्डू बनने की? लड्डू बन जाए और आपके हाथ में मिट्टी ना लगे। जैसे अगर सूखी मिट्टी होगी तो लड्डू नहीं बनेगा, अगर गीली मिट्टी होगी तो लड्डू तो बन जाएगा लेकिन आपके हाथ में मिट्टी लग जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन नहीं होनी चाहिए, लड्डू बने और मिट्टी ना लगे, ये दोनों कंडीशन आपकी होगी तभी होगा। ऐसा नहीं है कि अगर लड्डू नहीं बन रहा तो भी प्रॉपर टिलेज नहीं है, और अगर हाथ में मिट्टी चिपक जा रही है तो भी। हाथ में मिट्टी चिपक जा रही है इसका मतलब सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा है, और लड्डू नहीं बन रहा है इसका मतलब ये है कि सॉइल मॉइस्चर बहुत ही कम है। तो ये चीज़ लड्डू हाथ में बन जाए, जब आप मिट्टी को उठाओ और उसको दबाओ तो एक प्रॉपर लड्डू के शेप में मिट्टी हो जाए और हाथ में मिट्टी ना लगे। जब आप उसको छोड़ दो तो आपको बिल्कुल मिट्टी में, ऐसा नहीं कि मिट्टी चिपक गई है हाथ में। ठीक, दूसरा ऐसे चेक कर सकते हो, जब आप मिट्टी में पैर रखते हो, जुताई आपने कर दिया, प्रॉपर सीड बेड आपने तैयार कर दिया, अगर वो सीड बेड प्रॉपर बन गया है तो जब आप उसमें पैर रखेंगे तो आपका जो पैर है वो 1 से 2 इंच तक धंस जाएगा। जब आप मिट्टी में पैर रखोगे तो 1 से 2 इंच तक मिट्टी में आपका पैर धंस जाएगा, लेकिन आपके पैर में मिट्टी नहीं लगेगी। गीली मिट्टी में भी पैर धंस जाता है, दलदल में भी पैर धंस जाता है, लेकिन उसमें मिट्टी हमारे पैरों में चिपक जाती है। तो पैरों में मिट्टी चिपके भी ना, तो इस तरीके का अगर टिल्थ मिल रहा है, इस तरीके की अगर सॉइल की कंडीशन हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि हमारी जो टिल्थ है वो प्रॉपर तरीके से हो गई है, सीड बेड हमारा प्रिपेयर हो चुका है। अब इसमें हम सीड की सोइंग कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिल्थ क्या होता है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम जान पाते हैं कि हमारा जो सॉइल का टिल्थ है वो बढ़िया हो चुका है। गुड टिल्थ रिफर्स टू ए फेवरेबल फिजिकल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन एंड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप के ग्रो होने के लिए और सोइंग के लिए, जर्मिनेशन के लिए एक अच्छी फिजिकल कंडीशन मिट्टी की हो चुकी है। इसका मतलब कि हमको एक अच्छा टिल्थ मिल चुका है। A soil with good tilth is quite porous and have free drainage up to water table. The capillary and non-capillary pores should be in equal proportion so that sufficient amount of water and free air is retained respectively. बात समझना, एक अच्छा टिल्थ तब होता है जब उसमें पोर, बोले तो रंध्र, बोले तो छिद्र, मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में हो, मिट्टी में ड्रेनेज बहुत अच्छा हो,
मिट्टी में ड्रेनेज का मतलब ऐसे है, जब पानी बरसता है या हम सिंचाई करते हैं तो जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर पानी सोख पाए, पानी एब्जॉर्ब हो पाए और पानी नीचे तहाँ तक चला जाए जहाँ पर वाटर लेवल होता है। बोले तो ग्राउंड में वाटर जाके रिचार्ज हो जाए, जो कि हम बोरिंग से जब पानी निकालते हैं तो उसी वाटर टेबल से निकल के आता है, वहाँ तक पानी चला जाए। टिल्थ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो अच्छा पोर हो, बोले तो उसमें प्रॉपर हवा हो, मतलब मिट्टी फुलफुली हो, फुलफुली मिट्टी मतलब पैर रखें तो उसमें हमारा पैर धंस जाए, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये। दूसरा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बन जाए उसमें, मतलब अगर हम सिंचाई कर रहे हैं या बरसात का पानी आ रहा है तो वो मिट्टी से पर्कुलेट होकर बोले तो धीरे धीरे रिस के वो कहाँ चला जाए, ज़मीन के अंदर चला जाए, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर ड्रेनेज हो। मिट्टी में जो कैपिलरी और नॉन कैपिलरी जो पोर होते हैं वहाँ पर इक्वल प्रोपोर्शन में पानी और हवा हो। जो कैपिलरी पोर होते हैं उसमें पानी होता है जिसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं, इसी को पौधे एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और जो नॉन कैपिलरी होता है वहाँ पर क्या होता है, हवा होता है। तो ये दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए, हवा और पानी दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में तभी रहेगा जब कैपिलरी और नॉन कैपिलरी जो पोर होते हैं वो भी दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में रहेंगे। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सॉइल है उसकी टिल्थ अच्छी है। ऑब्जेक्टिव टिलेज इज डन, ऑब्जेक्टिव टिलेज इज डन बोले तो टिलेज हम क्यों करते हैं, खेत की जुताई करने का क्या औचित्य होता है, क्यों हम करते हैं। टू प्रिपेयर आइडियल सीड बेड फेवरेबल फॉर सीड जर्मिनेशन ग्रोथ एंड एस्टेब्लिशमेंट, एक अच्छा सीड बेड मिल जाए जो कि सीड को अच्छे से जर्मिनेट कर पाए, उनको ग्रो कर पाए और एक अच्छा रूट डेवलपमेंट हो जिससे वो इसे एक स्टेब्लिश हो जाए। ऐसा नहीं कि सीड तो ग्रो हो गया लेकिन हवा चली तो गिर गया, ऐसा ना हो। तो इन सभी चीज़ों को पाने के लिए एक टिलेज हम करते हैं, मतलब जुताई करते हैं। टू लूज द सॉइल फॉर इजी रूट पेनिट्रेशन एंड प्रोलिफरेशन, कहने का मतलब ये है कि जो पौधे होते हैं, पौधे में जो रूट निकलती है वो रूट बहुत अच्छी तरीके से निकल पाए, अच्छे तरीके से ग्रो हो पाए, मिट्टी के अंदर नीचे तक जा पाए, इसके लिए भी टिलेज ज़रूरी होता है। जब हम टिलेज करते हैं तो मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाती है जिससे सॉइल में जड़ों का विकास अच्छे तरीके से हो जाता है। टू रिमूव अदर स्प्राउटिंग मटेरियल इन द सॉइल, अदर स्प्राउटिंग मटेरियल का मतलब ये है कि पुरानी कोई फसल के सीड अगर गिर गए हैं या कोई खरपतवार का सीड बच रखा है तो वो अगर स्प्राउट हो रहा है तो वो भी डैमेज हो जाए। और ऐसा कोई मटेरियल है जिससे आगे चलकर एक खरपतवार या कोई एक पौधा बन सकता है जो हमारी फसल के लिए उपयोगी बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको हम प्रॉपरली डैमेज कर पाएँ, प्रॉपरली रिमूव कर पाएँ, इसके लिए भी टिलेज ज़रूरी होता है। टू कंट्रोल वीड, जो हमारे खेत में खरपतवार होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी टिलेज ज़रूरी होती है। जब हम खेत में अपनी जुताई कर देते हैं तो हमारे खेत में जितने भी खरपतवार होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। टू सर्टेन एक्सटेंट टू कंट्रोल वीट डिजीज पेस्ट डिजीज विथ हार्बर इन द सॉइल, कहने का मतलब ये है कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं जो कि सॉइल बॉर्न होते हैं। तो इन डिजीज़ के जो स्पोर्स होते हैं ये कहाँ रहते हैं, ये मिट्टियों में पड़े रहते हैं। और जब आप फसल को लगाते हैं, हमारी फसल जब ग्रो होती है तब उसमें ये डिजीज़ फैल जाते हैं। तो ये ना हो इसके लिए हमको टिलेज करने की ज़रूरत पड़ती है। जब हम टिलेज करते हैं तो जो पैथोजन होते हैं या जो कुछ फंगस इन्फेक्शन वाले जो स्पोर होते हैं जो मिट्टियों में पड़े रहते हैं, टिलेज करने से वो सभी नष्ट हो जाते हैं, तो हमारी सॉइल स्वच्छ हो जाती है और हम फसल उसमें ग्रो कर सकते हैं। दूसरा है पेस्ट के लिए, कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं जिनके लार्वल जो स्टेज होती है या जिनके एग होते हैं, इंसेक्ट के जो अंडे होते हैं वो मिट्टियों में रहते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं। तो जब हम टिलेज करते हैं, जुताई करते हैं, तो वो चाहे अंडे हों चाहे लार्वा हों वो सब डैमेज हो जाते हैं, वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हम एक अच्छा सीड बेड बना पाते हैं अपनी अगली फसल के लिए। टू इम्प्रूव सॉइल फिजिकल कंडीशन, सॉइल की फिजिकल कंडीशन भी अच्छी हो जाती है। सॉइल फिजिकल कंडीशन में बहुत ढेर सारी चीज़ें आती हैं। जब हम सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी बताएंगे फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में, तब आप लोगों को हम बताएंगे कि सॉइल फिजिकल कंडीशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। वो सभी चीज़ें एक प्रॉपर अच्छे तरीके से हो जाए इसके लिए भी हमें जुताई ज़रूरी पड़ती है। टू इंश्योर एडिक्वेट एरिएशन इन द रूट जोन, रूट जोन जो पौधे का होता है यानी जड़ वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर प्रॉपर मात्रा में हवा का संचार हो जाए
और इसके साथ साथ एक फेवरेबल कंडीशन बन पाए जिसमें जो माइक्रोबियल चीज़ें हैं, मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अच्छे से काम कर पाएँ। जैसे जो राइजोबियम होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो कि जो दाल वाली फसलें होती हैं उसमें एक गांठ बनाता है, काफ़ी अच्छा होता है, ये चीज़ें हो पाएँ। और इसके साथ साथ जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है जिनके माध्यम से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होते हैं, इन्हीं के माध्यम से जो प्लांट होता है वो न्यूट्रिएंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाता है। तो प्रॉपर मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम कर पाएँ, प्रॉपर अमाउंट में जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है वो हो पाए, और जो रूट जोन होता है, प्लांट का जो रूट होता है वहाँ पर हवा का संचार अच्छे तरीके से हो पाए। इन सभी चीज़ों के लिए भी टिलेज की जाती है। आगे बात करते हैं तो मॉडिफाई सॉइल टेम्परेचर। सॉइल के टेम्परेचर को मॉडिफाई करने के लिए भी टिलेज किया जाता है, इससे सॉइल का टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक रहता है। टू ब्रेक हार्ड सॉइल पेन एंड टू इम्प्रूव ड्रेनेज फैसिलिटी। सॉइल की जो ऊपर की मिट्टी जो होती है जो बहुत टाइट हो जाती है उसको तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, और जो ड्रेनेज फैसिलिटी है मतलब जो जल निकास की व्यवस्था है, ये सभी चीज़ें अच्छी करने के लिए भी टिलेज की ज़रूरत पड़ती है। जब हम खेत में टिलेज करते हैं तो हमारी जो मिट्टी बहुत टाइट हो गई है, जो बहुत हार्ड मिट्टी है, वो क्या हो जाती है कि वो मुलायम हो जाती है, वो भुरभुरी मिट्टी हो जाती है। टू इनकॉर्पोरेट प्लांट रेजिड्यू एंड ऑर्गेनिक मैटर लेफ्ट ओवर। जो प्लांट के रेजिड्यू बचे हैं, जो पुरानी फसल के अवशेष बचे हुए हैं, या इसके साथ साथ जो हम वर्मी कंपोस्ट या फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद जो हम फसलों में डालते हैं खेत में, वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो पाएँ, मिट्टी में अच्छे तरीके से मिल जाएं, इनके लिए भी हम टिलेज करते हैं। टू कंजर्व सॉयल बाई मिनिमाइजिंग सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन बोले तो सॉयल का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, चाहे वो पशुओं के द्वारा जाए, चाहे वो हवा के द्वारा जाए, और चाहे वो पानी के द्वारा बह के चला जाए, ये सभी चीज़ें रोकने के लिए भी हम टिलेज करते हैं। टू कंजर्व सॉयल मॉइस्चर। सॉयल मॉइस्चर को रोकने के लिए, मतलब सॉयल के अंदर जो नमी है उसको रोकने के लिए भी हम टिलेज करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये होता है जब हम गन्ने की बुआई करते हैं, गन्ने की सिंचाई करते हैं, तो गन्ने की सिंचाई करने के कुछ दिन बाद हम गन्ने में गुड़ाई करते हैं, कुदाल से उसको गोड़ते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो टूट जाती है, उसका निचले वाली मिट्टी से संपर्क टूट जाता है। तो ऊपर की मिट्टी जो टूट गई है वो एक तरीके का कवर का काम करती है, और नीचे की मिट्टी में मॉइस्चर पड़ा रहता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की मिट्टी जो टूट गई है वो बिल्कुल सूख जाएगी, लेकिन नीचे की जो मिट्टी होती है वहाँ पर प्रॉपर मात्रा में मॉइस्चर बना रहता है काफ़ी लंबे समय तक। अगर हम वहीं गुड़ाई ना करें तो नीचे और ऊपर दोनों मिट्टी का मॉइस्चर चला जाएगा, तो हमें बहुत ज़्यादा बार सिंचाई करनी पड़ती है। तो एक प्रॉपर मात्रा में सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन का भी वो काम करता है। टू हार्वेस्ट इफिशिएंटली एंड इफेक्टिव रेन वाटर। कहने का मतलब ये है कि जब हम टिलेज किए रहते हैं अपनी फील्ड में, तो क्योंकि मिट्टी बहुत भुरभुरी रहती है, तो जो बरसात होती है उसकी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और पानी जब मिट्टी पे पड़ेगा, खेत में हमारे पानी पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे पर्कुलेट होकर धीरे धीरे सोख लेगा मिट्टी, और पानी धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। कहाँ? ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, जो कि हम बोरिंग से सिंचाई करने के लिए निकालते हैं, वहाँ चला जाएगा। तो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, जो कि इस समय बहुत नीचे जा रहा है, तो ये भी बढ़ेगा। इस वजह से भी टिलेज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। टू इंश्योर द टफ मिक्सचर ऑफ थ्रो मिक्सचर ऑफ मैन्योर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इन द सॉइल। बोले तो जो भी मैन्योर है, चाहे फार्म यार्ड मैन्योर हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, या कोई और ऑर्गेनिक चीज़ हो, या कोई हम फर्टिलाइजर डालते हैं, या कोई पेस्टिसाइड अगर हम मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ें मिलाने के लिए मिट्टी में हमको टिलेज की ज़रूरत पड़ती है। जब हम टिलेज करते हैं तो ये सभी चीज़ें हम मिट्टी में आसानी से मिला पाते हैं। टू फैसिलिटेट वाटर इनफिल्ट्रेशन एंड दस इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। कहने का मतलब ये है कि वाटर का इनफिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, और वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी जो है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो भी बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का कि किसी भी मिट्टी की, किसी भी फील्ड की पानी को रोकने की जो क्षमता होती है वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहलाती है। जैसे बालू जो होता है
उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। आप सिंचाई करोगे, इधर पानी जाएगा, उधर मिट्टी सूख जाएगी, क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी कम है। और वहीं अगर काली मिट्टी है, जिसको हम चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं, उसमें अगर हम सिंचाई कर दें तो एक बार सिंचाई कर देंगे तो 5-6 दिन तक उसमें पानी रहेगा। उसमें अगर हम पैर रखेंगे तो हमारे पैर में कीचड़ लग जाएगा। तो कहने का मतलब कि जो हमारी चिकनी मिट्टी या फिर जो काली मिट्टी है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, जबकि बालू की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। तो जुताई करने से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये भी इम्प्रूव होती है, और इसके साथ साथ जो सॉइल वाटर इन्फिल्ट्रेशन है, जिसकी वजह से पानी सूख के ज़मीन के अंदर चला जाता है, ग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है, ये भी चीज़ें अच्छे से हो पाएँ, इसके लिए भी टिलेज ज़रूरी होता है। टू लेवल द फील्ड फॉर इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट, एक अच्छे तरीके से वाटर मैनेजमेंट कर पाएँ, कहने का मतलब ये है कि खेत में जब हम सिंचाई करें तो एक प्रॉपर तरीके से सभी पौधों में बराबर पानी लगे, खेत के प्रत्येक भाग पर बराबर मात्रा में पानी पहुंच जाए। इसके लिए फील्ड को लेवल करने की ज़रूरत होती है। मतलब खेत में अगर ऊंच और नीच है, मतलब ऊंचा और खाला है, ऊंच खाल है, तो इस वजह से बराबर अगर ज़मीन नहीं है तो सिंचाई प्रॉपर नहीं हो पाती। तो टिलेज अगर हम अच्छे तरीके से करें, एक अच्छे तरीके से टिलेज ऑपरेशन करा जाए, तो जिससे मिट्टी जो है वो बराबर हो जाएगी, जिससे सिंचाई करने में पानी भी कम लगेगा और हर पौधे को इक्वल अमाउंट में पानी पहुंचेगा, जिससे पानी की बर्बादी भी नहीं होगी, और ज़्यादा पानी पाने की वजह से जो फसल ख़राब हो जाती है वो भी नहीं होगा, और कम पानी की वजह से जो फसल सूखती है वो भी नहीं होगा। तो ये टिलेज ऑपरेशन का काम ये भी होता है। बात करते हैं टिल्थ की। टिल्थ कई तरीके का होता है, जैसे एक होता है फाइन टिल्थ। फाइन टिल्थ क्या होता है, जब हम खेत में इतनी जुताई कर देते हैं कि खेत की जो मिट्टी होती है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाती है, जैसे धूल उड़ती है ना, उसी तरीके का पाउडर फॉर्म में अगर मिट्टी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं बिल्कुल फाइन टिल्थ हो गया। बोले तो मिट्टी के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो इतने फाइन हो गए हैं कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे पाउडर हो गया हो। उसके बाद है कोर टिल्थ। कोर्स टिल्थ जो होता है रिफर्स टू द रफ क्लॉडी कंडीशन ऑफ द सॉइल, मतलब वहाँ पर थोड़े थोड़े कैसे होंगे, वहाँ पर जो मिट्टी होगी वो ढेले नुमा होगी। ढेले नुमा मिट्टी समझते हो, ढेला समझते हो, क्लॉड बोले तो वहाँ पर आप ढेले मिलेंगे आपको, जिनको इंग्लिश में क्लॉड कहते हैं, बड़े बड़े ढेले होते हैं। तो अगर ढेले हैं तो उसको कॉर्ड बोलेंगे, और फाइन टिल्थ हो गया तो उसको पाउडरी मिट्टी बोलते हैं। फाइन सीडेड इज रिक्वायर फॉर स्मॉल सीडेड क्रॉप, अगर कोई छोटी क्रॉप है, बोले तो जैसे जिसके सीड जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जैसे चाहे ओनियन है, जैसे प्याज की जो सीड होते हैं वो छोटे होते हैं, रागी का जो सीड होता है वो भी काफ़ी छोटा होता है, बरसीम, तंबाकू, इन सभी के सीड जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे गोभी है, फूल गोभी है, इनके सीड भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जिनके सीड बहुत छोटे छोटे हैं वहाँ पर फाइन सीड बेड की ज़रूरत पड़ती है। फाइन सीड बेड का मतलब वहाँ पर ढेले नहीं चाहिए। और जिनके सीड थोड़े बड़े होते हैं, जैसे सोरगम हो गया, कॉटन हो गया, चिकपी हो गया, लबलब हो गया, ग्राम हो गया, इनके सीड थोड़े बड़े होते हैं। तो इनमें थोड़ा अगर कोर सीड बेड भी है, बोले तो अगर उसमें थोड़े मोड़े ढेले भी हैं, जिनको क्लॉड बोलते हैं, जो मिट्टी में ऐसे ऐसे ढेले पड़े रहते हैं ना, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर थोड़े बड़े बड़े सीड हैं तो उसमें बड़े बड़े ढेले भी चल जाते हैं। ये एक अच्छे टिल्थ की निशानी होती है। कौन सी फसल हमको लगानी है उसके लिए कितना टिल्थ जरूरी है वो हर क्रॉप के लिए अलग अलग होता है। अगर हमें बरसीम लगानी है तो उसके लिए दूसरा सॉइल टिल्थ चाहिए, अगर हमको चने की बुआई करनी है तो उसके लिए दूसरा सॉइल टिल्थ चाहिए होता है। बात करते हैं टिलेज की। 3 तरीके के टिलेज होते हैं। जो जुताई होती है वो 3 तरीके की होती है अपने टाइमिंग के हिसाब से। एक होता है ऑन सीजन टिलेज, जिस सीजन में हम खेत में फसल लगा रहे हैं अगर उसी सीजन में हम जुताई करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑन सीजन टिलेज। ऑफ सीजन टिलेज क्या होता है, जिस सीजन में हम खेत में फसल लगाएंगे उस सीजन में जुताई ना करके उससे एक सीजन पहले, 1 महीने पहले अगर हम जुताई करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑफ सीजन टिलेज। और तीसरा होता है स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज। इन दोनों के बाद जो और टिलेज होते हैं उन सबको इसके अंतर्गत रखते हैं स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज में। इसका एग्जाम्पल देके अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप आसानी से समझ पाएंगे ऑन सीजन टिलेज क्या होता है। जैसे मान लो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि आपको जून और जुलाई के महीने में खरीफ मौसम का धान लगाना है, ठीक, खरीफ में धान की फसल की खेती करनी है। तो आप क्या करोगे,
धान की फसल की एक तो आपको खेती करनी है, इसके पहले ही आप क्या करोगे कि मिट्टी को थोड़ा तैयार करोगे। तो जून और जुलाई में फसल लगाने से पहले आप अप्रैल और मई 2 महीने में, अप्रैल और मई में जो जुताई करोगे उस जुताई को हम बोलते हैं ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज क्या होता है? जैसे मान लो आपने धान की क्रॉप को लगाना है। आपकी धान की क्रॉप जो होती है वो जून और जुलाई के महीने में लगाना शुरू करते हैं लोग। तो जून और जुलाई के महीने में अगर आप लगाओगे, उसके पहले अगर आप थोड़ा सा करोगे टिलेज, तो उसको क्या कहते हैं? ऑन सीजन टिलेज। जैसे ऑन सीजन टिलेज को अगर सबसे सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को बताऊं तो ऑन सीजन टिलेज वो होता है, जैसे रबी की क्रॉप में अगर रबी की क्रॉप हमको ग्रो करनी है तो रबी के सीजन में जो हम जुताई करेंगे उसको ऑन सीजन टिलेज बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि हमको जुलाई में लगाना है, जून जुलाई में धान की फसल लगाते हैं। अब धान की फसल लगाने से 10-12 दिन पहले, 8-10 दिन पहले, 4-5 दिन पहले जो हम जुताई एक बार करते हैं ना, 1-2 बार जुताई करेंगे, फिर उसके बाद सीड बेड प्रॉपर बन जाएगी, फिर हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। इसी तरीके से गेहूं भी होता है कि गेहूं की बुआई से 2-4-5 दिन पहले से जुताई खेत में शुरू कर देते हैं। तो इन सभी तरीके की अगर जुताई को करेंगे अपने खेत में तो उसको हम बोलते हैं ऑन सीजन टिलेज। जिस सीजन में फसल लगानी है उसी सीजन में अगर जुताई करेंगे तो हम बोलेंगे उसको ऑन सीजन टिलेज। ऑफ सीजन टिलेज में क्या होता है? जैसे मान लो कि हमको जून और जुलाई में फसल लगानी है तो हम क्या करेंगे? अप्रैल और मई के महीने में जो हमने जुताई करी, अप्रैल और मई के महीने में एक बार गहरी जुताई करके छोड़ देंगे। फिर वो मई और जून में जो खूब कस के गर्मी पड़ेगी, मार्च अप्रैल मई ये तीनों महीने में जो खूब गर्मी पड़ेगी, उस गर्मी में ये मिट्टी बिल्कुल सूखेगी। मिट्टी के अंदर जो अंडे हैं इंसेक्ट पेस्ट के वो सब डैमेज होंगे। इसके बाद जो पेस्ट हैं, जो डिजीज़ के स्पोर्स हैं वो सब डैमेज होंगे। तो हमारी मिट्टी बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगी धान की फसल लगाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि फसल में अगर बुआई करने से 5-6 दिन पहले से जुताई जो शुरू होती है वो सभी जुताई ऑन सीजन टिलेज में आती है। और फसल की बुआई से जो 1-1.5 महीने पहले ही जुताई जो शुरू कर देते हैं वो सभी आती है ऑफ सीजन टिलेज में। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ ऑफ सीजन टिलेज का। आपको नवंबर में लगाना है गेहूं की फसल। गेहूं की फसल आपको नवंबर में लगाना है तो आप क्या करोगे? सितंबर और अक्टूबर में जो जुताई करोगे, मतलब एक महीने 1.5 महीने पहले जुताई करना। नवंबर में आपको फसल लगानी है लेकिन आप क्या कर रहे हो? सितंबर और अक्टूबर में ही खेत में जुताई कर रहे हो, एक खेत में जुताई शुरू कर दे रहे हो। तो वो जो जुताई कर रहे हो आप, उस जुताई को हम बोलते हैं ऑफ सीजन टिलेज। और नवंबर में ही फसल लगानी है। नवंबर में जैसे मान लो हमको 5 नवंबर को फसल लगानी है तो 1, 2, 3, 4 नवंबर में जो जुताई करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन सीजन टिलेज। ठीक, सेम सीजन में अगर सेम सीजन में जुताई, उसी सीजन में बुआई, रबी में जुताई रबी में बुआई तो ऑन सीजन, खरीफ में जुताई करेंगे और रबी में बुआई करेंगे तो उसको ऑफ सीजन बोलते हैं। इसके साथ साथ जितने टिलेज बचते हैं वो सभी एक कोई प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होता है उनको करने का। जैसे लेवलिंग करना है तो उसके लिए दूसरा होता है, इंटर कल्टिवेशन करना है तो उसके लिए होता है। इसके साथ साथ जो अलग अलग और तरीके होते हैं, एक जिनका ऑब्जेक्टिव होता है उसको करने को हम बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज। अब बात समझते हैं ऑन सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज कई तरीके का होता है। एक बार इसके डेफिनेशन को फिर से समझते हैं। टिलेज ऑपरेशन डन फॉर राइजिंग द क्रॉप इन द सेम सीजन और एट द ऑनसेट ऑफ क्रॉप सीजन आर कॉल्ड एज ए ऑन सीजन टिलेज। जिस सीजन में हमको फसल लगानी है उसी सीजन में जो जुताई करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑन सीजन टिलेज। जैसे इसमें ऑन सीजन टिलेज में एक टिलेज होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी टिलेज। प्रिपरेटरी टिलेज क्या होती है? सीड बेड को प्रिपेयर करने के लिए। सीड बेड बोले तो जिसपे हम सीड की अच्छे से बुआई कर पाएँ उसी को हम बोलते हैं सीड बेड। ऐसी मिट्टी जिसमें हम सीड की अच्छी तरीके से बुआई कर पाएँ उसको हम बोलते हैं सीड बेड। अब सीड बेड को प्रिपेयर करने के लिए जो टिलेज किया जाता है उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी टिलेज। प्रिपरेटरी जो टिलेज होती है वो 3 तरीके की होती है। एक होती है प्राइमरी टिलेज, दूसरी होती है सेकेंडरी टिलेज और तीसरी होती है सीड बेड प्रिपरेशन। ये तीनों जो टिलेज होती है
ये किस में आती है? प्रिपरेटरी टिलेज में आती है। ये तीनों टिलेज क्यों किया जाता है? एक प्रॉपर सीड बेड बनाने के लिए, जिसमें अच्छे से सीड ग्रो हो पाए और जर्मिनेट हो पाए और स्टेब्लिश हो पाए, उसके लिए करते हैं। प्राइमरी टिलेज क्या होता है? मिट्टी के जो ऊपरी कॉम्पैक्ट परत होती है, मिट्टी के जो ऊपरी बहुत हार्ड सी परत होती है, उसको तोड़ने के लिए जो हम जुताई करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी टिलेज। जैसे मोल्ड बोर्ड प्लाऊ होता है, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ से हमने एक बार जुताई कर दी तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी टिलेज। अब मोल्ड बोर्ड प्लाऊ की टिलेज करने के बाद हमने एक या दो बार या तीन बार, कई बार होता है, कई बार तीन बार भी करना पड़ता है, एक बार या दो बार या फिर तीन बार हमने कल्टीवेटर से जुताई कर दी। एक बार हमने किससे किया? मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, जिसको हम मिट्टी पलटने वाला हल बोलते हैं। तो एक बार जो मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करी उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी टिलेज। उसके बाद एक या दो बार या तीन बार जो हम जुताई करते हैं कल्टीवेटर से, जिसमें 9 या 11 फार होते हैं, उनसे जब जुताई करते हैं, जिसको कल्टीवेटर कहते हैं, उससे जुताई करेंगे तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी टिलेज। एक बार होती है, कई फसलों में दो बार होती है, कई बार मिट्टी की कंडीशन ठीक नहीं होती है, उसको ठीक करने के लिए 3 बार जुताई करनी पड़ती है। इन सभी को बोलते हैं सेकेंडरी टिलेज। इसके बाद एक बार हमने रोटावेटर कर दिया, रोटावेटर से एक बार जुताई कर दी, जिससे फील्ड जो है प्रॉपर तरीके से तैयार हो गई। अब उसमें केवल सीड ड्रिल लाना है और सीड ड्रिल ला के उसमें सीड की बुआई कर देनी है। उसको बोलते हैं सीड बेड प्रिपरेशन। 3 हो गए। प्रिपरेटरी टिलेज में सीड बेड को प्रिपेयर करने के लिए 3 कंडीशन होती है। सबसे पहले तो मिट्टी के जो हार्ड पैन है उसको तोड़ेंगे मोल्ड बोर्ड प्लाऊ से, तो वो हो जाएगा प्राइमरी टिलेज। इसके बाद एक बाह, दो बाह या 3 बाह करेंगे कल्टीवेटर से, तो वो आ जाएगा सेकेंडरी टिलेज में। फिर एक बार अंतिम बार हम क्या कर देंगे? रोटावेटर से, या फिर एक बार पाटा लगा देंगे, तो वो किस में आ जाएगा? सीड बेड प्रिपरेशन में बोले तो लास्ट हो जाएगा। अब हमारी फील्ड जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है सीड की बुआई के लिए। तो ये होता है प्रिपरेटरी टिलेज। ये क्या होता है? ऑन सीजन टिलेज। अब इसमें प्रिपरेटरी टिलेज में जो प्राइमरी टिलेज होता है वो मैंने बता दिया। प्राइमरी टिलेज में ऊपर का जो मिट्टी होती है, मिट्टी ऊपर की जो परत होती है जो बहुत टाइट सी होती है, उसमें एक बार गहरी जुताई करेंगे। 10 से लेके 30 सेंटीमीटर तक गहरी जुताई करेंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो इतने ढेर सारे घास वास लगी हुई है, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत हार्ड है। तो पहली मिट्टी ये मोल्ड बोर्ड प्लाऊ चला रहा है, मिट्टी पलटने वाला हल। इस मिट्टी पलटने वाले हल से जो जुताई करेंगे उसको हम बोलते हैं प्राइमरी टिलेज। ये प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये प्राइमरी टिलेज हो रहा है। इसको एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और पढ़ लीजिएगा। यही होता है प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज का जो अगर मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू कंट्रोल वीड एंड इनकॉर्पोरेट क्रॉप स्टेबल टू रिस्टोर सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर को स्टोर करने के लिए जो क्रॉप के स्टेबल हैं उनको मिलाना, सॉइल मॉइस्चर को स्टेबल करना। अगर कोई ढेर सारे खरपतवार निकले हुए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारे खरपतवार हैं, तो इनको मिट्टी में मिला देना जिससे खरपतवार नष्ट हो जाएं। तो ये सभी कहलाते हैं प्राइमरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज में क्या आता है? एक बार ध्यान से आप देखना, तो एक बार इस खेत की पूरी जुताई हो चुकी है, किससे? मिट्टी पलटने वाले हल से। लेकिन हम भी उसके बाद क्या कर रहे हैं? कल्टीवेटर से जुताई कर रहे हैं। 2 बार, एक बार या कई बार 3 बार करना पड़ता है। तो ये 3 बार जो जुताई करेंगे इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कल्टीवेटिंग, हैरोइंग, पल्वराइजिंग, ट्रैकिंग, लेवलिंग, रिजिंग। ये सभी की ऑपरेशन क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी टिलेज कहलाते हैं। प्राइमरी टिलेज हार्ड पैन को तोड़ देते हैं, उसके बाद सीड बेड बनने तक जितने भी काम करेंगे सब आएगा सेकेंडरी टिलेज में। सीड बेड प्रिपरेशन, ये बिल्कुल ही ऐसा आता है ऑप्शन, इसमें ऊपर की मिट्टी को पल्वराइज कर देते हैं इतने अच्छे तरीके से, जैसे रोटावेटर से बिल्कुल सीड बेड प्रिपरेशन अच्छे से हो जाता है। ठीक, तो मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया है कि प्राइमरी टिलेज में मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, सेकेंडरी टिलेज में फिर 3-4 बार हैरो कर दिए, लेवलर कर दिए, कल्टीवेटर कर दिए। तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी टिलेज। और एक बार रोटावेटर से कर दिए तो ये हो गया सीड बेड प्रिपरेशन। ये तीनों करके जो प्रिपरेटरी टिलेज थी वो हमारी कंप्लीट हुई। हम कहाँ पहुँच चुके हैं? अब सीड बेड हमारी पूरी प्रिपेयर हो चुकी है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आगे बढ़ते हैं इंटर टिलेज या इंटर कल्टिवेशन। इसमें क्या होता है? जो हमारी स्टैंडिंग क्रॉप होती है, जैसे गन्ना है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, गोभी है, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जब हम खड़ी फसलों में जुताई करते हैं, खड़ी फसलों के बीच बीच में जो जगह होती है, जैसे मक्का है,
इन सभी फसलों में, खड़ी फसलों में जब हम बीच बीच में जुताई करते हैं, जिसको हम निकाई गुड़ाई करते हैं, निकाई गुड़ाई इसको हिंदी में कहते हैं, इंटर टिलेज को या इंटर कल्टीवेशन को हम निकाई गुड़ाई कहते हैं या गुड़ाई करना कहते हैं। तो जब खड़ी फसल में हम ये चीज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटर टिलेज या फिर इंटर कल्टीवेशन। इट रिफर्स टू शैलो टिलेज ऑपरेशन डन इन द फील्ड आफ्टर सोइंग और प्लांटिंग और प्रियर टू हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स। टिलेज ड्यूरिंग द क्रॉप स्टैंडिंग इन द फील्ड, फील्ड में खड़ी हुई फसल है। इट इंक्लूड इंटर कल्टिवेटिंग, हैरोइंग, होइंग, वीडिंग, अर्थिंग अप और फॉर्मिंग रिज एंड फैरोस। कहने का मतलब ये है, इसमें हम क्या करते हैं, हैरो करते हैं, होइंग करते हैं, वीडिंग करते हैं मतलब खरपतवार निकालते हैं, अर्थिंग अप करते हैं बोले तो मिट्टी चढ़ाते हैं, और इसमें नालियाँ बनाना जिसको रिज और फैरो कहते हैं, जैसे गन्ना बुआई के लिए रिज और फैरो जो बनाना होता है। ये सभी काम जो कि फसल खड़ी हुई रहती है उस समय करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आलू है, आलू के बीच में जुताई कर रहे हैं और बीच में जुताई करके फिर बाद में इसमें अर्थिंग अप कर देंगे, मिट्टी चढ़ा देंगे, जिससे हम एक प्रॉपर तरीके से आलू के ग्रोथ के लिए जगह बन पाए और मिट्टी थोड़ी सी पल्वराइज हो जाए और उसमें हवा का संचार अच्छे तरीके से फिर से हो जाए। तो ये होता है इंटर कल्टीवेशन। तो मैंने बताया ऑन सीजन टिलेज क्या होता है, ऑफ सीजन टिलेज क्या होता है, स्पेसिफिक टिलेज क्या होता है। ऑन सीजन टिलेज में मैंने दो तरीके का टिलेज बताया, एक तो प्रिपरेटरी टिलेज बताया और दूसरा इंटर टिलेज या फिर इंटर कल्टीवेशन हुआ। प्रिपरेटरी टिलेज मैंने तीन तरीके का बताया, एक होता है प्राइमरी टिलेज, दूसरा होता है सेकेंडरी टिलेज और तीसरा होता है सीड बेड प्रिपरेशन। आगे बात करते हैं ऑफ सीजन टिलेज की। ऑफ सीजन टिलेज को एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। टिलेज ऑपरेशन इज डन फॉर कोऑर्डिनेटिंग द सॉइल ड्यूरिंग uncropped season with the main objective of water conservation, leveling to desirable grade, leaching to remove salt or soil reclamation, reducing the population of pest and disease in the soil। इनको सबको बोलते हैं ऑफ सीजन टिलेज। कहने का मतलब ये है कि फसल की बुआई से 1 महीने 45 दिन पहले जो हम जुताई बुआई करते हैं, बुआई तो नहीं करते, जुताई करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑफ सीजन टिल। इसमें क्या क्या होता है, मान लो हमारी मिट्टी की कंडीशन खराब है तो हमको क्या करना होगा, कुछ मिट्टी में लीचिंग करवानी पड़ेगी। जैसे मान लो हमारी ऊसर ज़मीन है तो उसमें लीचिंग करानी है, उसके लिए हम जुताई करते हैं। सॉइल मॉइस्चर को कंट्रोल करने के करते हैं। अगर पुरानी फसल का रेजिड्यू बचे हुए हैं तो उनको मिलाते हैं कि जिससे 1 महीने के अंदर फसल का जो रेजिड्यू है वो सड़ जाए, पराली अच्छे से सड़ जाए, अगली क्रॉप हमारी अच्छे से ग्रो हो पाए, इसके लिए जुताई करते हैं। ये सभी कहलाते हैं ऑफ सीजन टिलेज। ये कई तरीके के होते हैं, जैसे स्टबल या फिर पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज। ध्यान से समझना, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आसानी से आप समझ जाओगे। हमने क्या किया, सितंबर और अक्टूबर में धान की कटाई कर ली। सितंबर अक्टूबर के महीने में धान की कटाई होती है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में हमने धान की कटाई कर ली और धान की कटाई करने के बाद खेत में पराली बच गया। तो जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और हम लोगों को भी एक अच्छा किसान होने के नाते पराली को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि पराली जलाने से बहुत नुकसान होते हैं एनवायरनमेंट को भी और हमारी क्रॉप को भी और हमारे खेत को भी। और वहीं अगर हम पराली को ना जलाएं, मिट्टी में ही मिला दें और बाद में वो सड़ जाए तो हमारी मिट्टी को कई तरीके से फ़ायदा करेगा और अगली जो फसल हम बोएंगे वो भी उसमें भी कई तरीके के फ़ायदे उसको मिलेंगे। तो हमको पराली को मिक्स करना, जो हमारी पराली बची हुई है उस पराली को एक बार मिट्टी के अंदर मिलाने का जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज या फिर स्टेबल हार्वेस्टिंग टिलेज। स्टेबल का मतलब क्या होता है, क्रॉप के जो अवशेष बचे हैं, धान काट लिया, धान निकाल लिया, अब धान के जो अवशेष बचे हैं उसको स्टेबल बोलते हैं। और पोस्ट हार्वेस्ट क्या होता है, मेन जो हमारी फसल थी उसको काट लेने के बाद जो जुताई करते हैं उसको हम पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज बोलते हैं। तो इसमें जो पराली होता है, पराली को मिट्टी पलट वाले हल से एक बार जुताई कर देंगे तो जो पराली है वो मिट्टी में दब जाएगी और उसके बाद उसमें थोड़ा सा यूरिया डाल के सिंचाई कर देंगे तो जो हमारा पराली है वो अच्छे से सड़ जाएगा। और ये सब कब करेंगे, लगभग ये करेंगे हम लोग सितंबर और अक्टूबर के महीने में धान की कटाई के तुरंत बाद। और जबकि हम गेहूं कब लगाएंगे, गेहूं लगाएंगे नवंबर में लगाएंगे। तो हमारे पास लगभग 40 से 45 दिन एक महीने का टाइम होता है। इस महीने में स्टेबल
आराम से सड़ जाता है और गेहूं के लिए हमारा जो खेत है वो तैयार हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑफ सीजन टिलेज। ऑफ सीजन टिलेज में एक एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं स्टेबल या फिर पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज। आगे बात करते हैं समर टिलेज। जब हम अप्रैल और मई के महीने में जब खूब गर्मी पड़ रही होती है उस समय जो हम जुताई करते हैं उसको हम बोलते हैं समर टिलेज। समर टिलेज के कुछ ज़रूरत होती है। समर टिलेज हम क्यों करते हैं? ऑपरेशन being done during summer season in tropics to destroy weeds and soil-borne pests and diseases, checking the soil erosion and retaining the rain water through summer showers. It affect the soil aggregate, soil organic matter and sometimes favorable wind condition. It is called कोडाई वजायु इन तमिलनाडु स्टेट। बात समझना, जब हम मई में अप्रैल मई इन 2 महीनों में जब खूब गर्मी पड़ रही होती है उस समय जब हम खेत में जुताई करते हैं तो कई फायदे होते हैं। एक तो जो खरपतवार है, पिछली फसल हमने काट ली उसके बाद जो खरपतवार थे वो खरपतवार जुताई कर देने के बाद जड़ें उनकी उखड़ जाती हैं और वो अच्छे तरीके से सूख के मर जाते हैं, तो वीड कंट्रोल हो गया। दूसरे कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं जिनके एग्स और जिनके लार्वा मिट्टी में ही पड़े रहते हैं, अगली फसल को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। तो अगर हम समर टिलेज कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि जो अंडे हैं वो सब डैमेज हो जाएंगे, धूप पड़ेगी कस के, और इसके साथ साथ जो उसके लार्वा हैं ये भी सब डैमेज हो जाएंगे अगर हम जुताई कर देंगे। तो ये तो हो गया पेस्ट को कंट्रोल करने का। और तीसरा होता है डिजीज़ कंट्रोल। कुछ ऐसे डिजीज़ेस होते हैं जो प्लांट में लगते हैं जो कि सॉयल बॉर्न नेचर के होते हैं। बोले तो सॉयल में कुछ स्पोर पड़े रहते हैं डिजीज़ के, और जब हमारी फसल ग्रो होने लगती है तब ये अपने सिम्टम प्रोड्यूस करने शुरू कर देते हैं, मतलब वो डिजीज़ फैल जाती है। तो अगर हम समर के सीजन में टिलेज कर देते हैं, गर्मी के समय में अप्रैल मई में जो हम जुताई कर देते हैं, तो जो फंगस हैं, जो बैक्टीरिया हैं जो आने वाले फसलों के लिए रोग उत्पन्न करने वाले थे वो अच्छे से डैमेज हो जाते हैं धूप की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से। तो इसी वजह से हम समर प्लाविंग करते हैं जिसको हम समर टिलेज कहते हैं, तो इसीलिए समर टिलेज करते हैं। दूसरा, जब हम अप्रैल और मई के महीने में अच्छे से गहरी जुताई कर देते हैं तो जो हमारा जून और जुलाई के महीने में जब बरसात शुरू होती है तो पानी जब मिट्टी के अंदर पड़ता है तो पानी आराम से सोख लेता है क्योंकि अच्छे से मिट्टी टूट चुकी है। तो मिट्टी अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगी, तो नीचे जो ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज होगा, ग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे उसका लेवल भी बढ़ेगा। तो इस सब चीज़ों को करने के लिए समर टिलेज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आता है विंटर टिलेज। जो विंटर टिलेज होता है इट इज प्रैक्टिस्ड इन टेम्परेट रीजन। जो हमारा टेम्परेट रीजन होता है वहाँ पर विंटर टिलेज होता है, ये भी समर टिलेज के जैसा ही होता है। ये कब करते हैं? ये करते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में, ठीक। सितंबर तो नहीं, अक्टूबर नवंबर के महीने में इसको करते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें होता है सबसे पहले पुराने जो क्रॉप का रेजिड्यू है वो डैमेज हो जाएगा, क्रॉप में प्रॉपर एरेशन हो पाएगा, जो स्टेबल हैं वो सही से सड़ पाएंगे। इसमें प्लाविंग और हैरोइंग करके सॉइल की कंडीशन को अच्छा बनाया जाता है जिससे वीड डिस्ट्रॉय हो पाए और जो सॉइल की फिजिकल कंडीशन है वो भी अच्छी हो पाए, जिसको हम बोलते हैं विंटर टिलेज। ये भी क्या होता है? एक तरीके का ऑफ सीजन टिलेज होता है, क्योंकि हमने किया इसको अक्टूबर के महीने में और बुआई कर रहे हैं नवंबर में, लगभग 1 महीने पहले ही कर रहे हैं। तो ये भी विंटर टिलेज एक तरीके का ऑफ सीजन टिलेज का एग्जाम्पल है। फिर बात करते हैं फैरो टिलेज। फैरो टिलेज एक तरीके का ऐसा टिलेज होता है, हमने रबी सीजन में एक बार जुताई कर दी। जैसे मान लो कि अप्रैल मई में हमने खेत की जुताई कर दी। अब अप्रैल मई में अगर हमने जुताई कर दी है तो आने वाली जो खरीफ सीजन है जो कि जून में शुरू होगा उस सीजन में हमें इसमें फसल लगानी चाहिए, लेकिन हम नहीं लगाएंगे। हमने क्या किया कि अप्रैल और मई में खेत की जुताई कर दी, अब वो पड़ा रह गया, हमने खरीफ की फसल ही नहीं लगाई। पानी भर गया या कोई और ऐसी कंडीशन हो गई, सॉइल एग्रीगेट से कुछ गड़बड़ हो गई या कोई ऐसी कंडीशन हो गई कि हमने एक बार उसमें फसल नहीं लगाई, तो उस जुताई को हम क्या बोलते हैं?
उसको बोलते हैं फैलो टिलेज। मतलब एक बार जुताई करके खेत को ऐसे छोड़ दिया जाता है पूरा एक सीजन के लिए, ये होता है फैलो टिलेज। इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं और इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा तो ये है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो टूटी रहेगी, तो बरसात जो होगा वो पानी सीधे ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा जो उसमें वीड है, जो खरपतवार हैं, ये नष्ट हो जाएंगे, ये हो गया दूसरा फ़ायदा। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे जब हम खेत की जुताई कर देंगे और बरसात का जब सीज़न आएगा, तो क्योंकि अब हमने मार्च और अप्रैल में इसकी जुताई कर दी थी, तो मार्च अप्रैल में जो लू चलेगी, जब बहुत तेज़ी से आंधी आती है, मानसून आने से जस्ट पहले जो आंधी चलती है, उस आंधी में मिट्टी का इरोजन होगा, हवा से मिट्टी बह जाएगी, हवा उड़ेगी। उसके बाद जब बरसात आएगा, तो क्योंकि जुताई हो चुकी है, हमने कोई फसल लगाई नहीं है, तो बरसात के समय पे जब पानी बरसेगा तो पानी के साथ साथ खेत की मिट्टी भी बहेगी। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं, जिसमें मिट्टी डिग्रेडेड हो जाती है और डिप्लीटेड हो जाती है, क्योंकि हवा की वजह से और पानी की वजह से जो मिट्टी है उसका क्षरण हो जाता है, यानी कि मृदा अपरदन होने लगता है। ठीक, तो ये होता है फॉलो टिलेज। एक बार जुताई किया, फिर एक बार एक सीजन के लिए छोड़ दिया, कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें, ये होता है फॉलो टिलेज। अब आगे हम बात करते हैं ऑन सीजन टिलेज और ऑफ सीजन टिलेज, ये दोनों आपका हुआ खत्म। आते हैं, बात करते हैं स्पेशल टिलेज की। स्पेशल टिलेज क्या होता है? ये किसी एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम करते हैं, जैसे सब सॉइलिंग। सब सॉइलिंग क्या होता है? जब हम लगातार किसी खेत में खेती करते रहते हैं, तो हमारा जो मैक्सिमम टाइम जो टिलेज होता है, मैक्सिमम टाइम जो हम जुताई करते हैं, वो कहाँ तक करते हैं? वो 10 से 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर के आसपास, हम 10 से 20 सेंटीमीटर के आसपास हम जुताई करते हैं मिट्टी की। अब 20 सेंटीमीटर के जो नीचे की मिट्टी है, वो मिट्टी धीरे 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 करके 4-5 साल में कॉम्पैक्ट हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है। जैसे कि जब आपने देखा होगा, जब हम पलेवा करते हैं, बोले तो पडलिंग करते हैं, पडलिंग के समय पर जो ट्रैक्टर होता है वो एक लेवल के बाद नीचे नहीं धंसता है, वहाँ की मिट्टी बहुत हार्ड रहती है। क्यों? क्योंकि 4-5 साल तक केवल हमने 10 से 20 सेंटीमीटर की जो मिट्टी है उसी की जुताई बुआई करी, तो केवल वही जुताई की वजह से वहाँ तक की मिट्टी तो भुरभुरी है, मतलब वहाँ की मिट्टी थोड़ी ढीली है, और इसके नीचे की मिट्टी बहुत टाइट हो गई है। जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे, तो ऊपर का जो ये 10 से 20 सेंटीमीटर की ये मिट्टी है, क्योंकि इस पर हम बराबर खेती करते रहते हैं, तो ये मिट्टी लूज है। यहाँ पे आपको जो ये काली मिट्टी दिख रही है, जो थोड़ा सा डार्क कलर की है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये क्या होती है कि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। इसके लिए कई प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो जो पौधे हैं वो अपनी जड़ें नीचे तक नहीं ले जा पाते हैं। यहाँ पर जब तक ये टूटेगा नहीं, तब तक पौधे, इसकी जड़ें जो हैं वो नीचे तक आसानी से जाएंगी नहीं, तो पौधे की जड़ें अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती, जिससे नुकसान होता है पौधों को। उसके साथ साथ जो बरसात का पानी होता है वो अच्छे तरीके से परकुलेट होके, इन्फिल्ट्रेट होके नीचे जाता नहीं है, मतलब ये नीचे नहीं जा पाता है, पानी अंडरग्राउंड वाटर में जा नहीं पाता है। तो ये दो नुकसान होते हैं। इसी वजह से जब 4-5 साल बीत जाता है, तो एक बार हम 30-35 सेंटीमीटर की गहरी जुताई करते हैं। एक मिट्टी पलट वाला हल लेंगे, राजा हर जिसको कहते हैं, और उससे बहुत गहरी जुताई करेंगे। ठीक, गांठ बराबर जुताई कर देंगे, लगभग 35-40 सेंटीमीटर तक। तो ये जब खूब गहरी जुताई हो जाती है, तो यहाँ की जो ये मिट्टी है, ये मिट्टी टूट जाती है। जो हार्ड पैन थी 4-5 साल में जो बन गई थी, वो टूट जाएगी। इससे क्या होगा कि पानी जो बरसेगा वो सीधे ग्राउंड वाटर में जा पाएगा, और जो अगली हम फसल लगाएंगे उसके जो रूट हैं वो बहुत नीचे तक जा पाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं सब सॉइलिंग या फिर सब सॉइल टिलेज। ये एक स्पेशल होता है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये जो मिट्टी के नीचे की जो एक हार्ड परत होती है, जो बहुत कठोर परत हो गई है, उसको तोड़ने के लिए किया गया है। इसके बाद है लेवलिंग बाय टिलेज। कई बार जब हम खेती करते हैं तो लगातार 4-5 साल तक खेती करते करते थोड़ा सा अगर टिलेज ऑपरेशन हमने सही से नहीं किया है, तो हमारी मिट्टी क्या होती है, हमारा जो खेत होता है वो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, कहीं पर ऊंचा और कहीं पर नीचा हो जाता है। तो इसके लिए हमको एक लेवलिंग करनी पड़ती है। तो इसी खेत को एक समतल करने के लिए जो टिलेज करते हैं उसको हम लेवलिंग कहते हैं, लेवलिंग बाय टिलेज। इसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसका एक भी मोटो होता है।
एक मोटो ये होता है स्पेशल टाइप का टिलेज का, इसको हम इस वजह से करते हैं कि जैसे हमारे खेत जो हैं वो लेवल में आ जाएं और हम इससे आराम से पानी दे पाएँ। प्रॉपर अगर पानी दे पाएंगे तो ना किसी पौधे को कम पानी लगेगा ना ज़्यादा पानी, तो हमारा जो पानी है उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, कम पानी में ज़्यादा काम कर पाएंगे। और दूसरा, जो पौधे ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब हो जाते थे या जो पौधे कम पानी की वजह से नहीं ग्रो कर पाते थे, ये दोनों वाली जो प्रॉब्लम है वो भी हमारी ख़त्म हो जाती हैं लेबल करने से। इसके बाद आता था वेट टिलेज। वेट टिलेज में एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, वही एग्जाम्पल वेट टिलेज कहलाता है। धान के ट्रांसप्लांटिंग जब हम करते हैं, पैडी की ट्रांसप्लांटिंग, उसकी ट्रांसप्लांटिंग के पहले खेत में पानी भर देते हैं और खेत में पानी भर के फिर ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पडलिंग। पडलिंग करने को क्या कहते हैं? वेट टिलेज। वेट टिलेज बोले पडलिंग या फिर कनई करना कहते हैं। अपने यहाँ देहात में क्या कहते हैं? कनई करना या फिर पलेवा मारना कहते हैं। इसमें ट्रैक्टर आता है और पानी भरे हुए खेत में ट्रैक्टर चलता है, और चाहे हैरो चलाओ चाहे कल्टीवेटर चलाओ, इसकी वजह से चाहे कल्टीवेटर चलाओ चाहे रोटावेटर चलाओ, जिससे मिट्टी जो होती है वो प्रॉपर इस तरीके से बन जाती है कि उसमें हम धान का ट्रांसप्लांटेशन आराम से कर पाएँ। इसको हम पडलिंग भी बोलते हैं या कनई करना बोलते हैं। स्ट्रिप टिलेज क्या होता है? स्ट्रिप का शाब्दिक अर्थ होता है पट्टी। इसमें कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि हमने ये खेत बना दिया, ये हमारा क्या है? एक फील्ड है। फील्ड में अब मैं ऐसे ऐसे आपको स्ट्रिप बना दे रहा हूँ, ढेर सारे ऐसे मैंने क्या किया? स्ट्रिप बना दिया। ध्यान से देखना। अब क्या किया? ये वाला हमने इसकी जुताई कर दी, इस स्ट्रिप की। ये वाली जुताई नहीं करी, फिर इसकी जुताई कर दी, इसको छोड़ दिया, फिर इसकी जुताई कर दी, फिर इसको छोड़ दिया, फिर इसकी जुताई कर दी, फिर इसको छोड़ दिया, फिर इसकी जुताई कर दी। तो ये क्या होता है? स्ट्रिप टिलेज होता है। प्लाउइंग इज डन एज ए नैरो स्ट्रिप बाय मिक्सिंग एंड टिलिंग द सॉइल लीविंग द रिमेनिंग फील्ड सरफेस अनटच्ड। कहने का मतलब यहाँ पर हमने जुताई कर दी, लेकिन यहाँ वाली जो चीज़ है वो बिल्कुल अनटच ऐसे बची हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिप टिलेज बोलते हैं। आगे होता है क्लीन टिलेज। refers to the working of the field of the entire field in such a way no living plant left undisturbed। कहने का मतलब ये है कि जब हम क्लीन टिलेज करते हैं तो क्लीन टिलेज करने में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि चाहे इसमें कोई पुराना फसल लगी हो, चाहे इसमें कोई खरपतवार हो, कुछ भी नहीं रह जाएगा। ना तो पुरानी फसल का कोई रेजिड्यू रह जाएगा, बोले तो ना पुरानी फसल की कोई पराली रह जाएगा, ना ही कोई इसके में खरपतवार रह जाएगा। मिट्टी बिल्कुल ही साफ होगी। इसी को हम बोलते हैं क्लीन टिलेज। इसमें फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद डाल रहे हैं या वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें तो होंगी, लेकिन ये सोचो कि इसमें पुरानी फसल का कोई रेजिड्यू मिल जाए, पुरानी फसल का कोई अवशेष मिल जाए, या फिर इसमें कोई खरपतवार मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इसी को हम बोलते हैं क्लीन टिलेज। आगे आता है रिज टिलेज। जब हम आलू लगाते हैं या हम गन्ने की बुआई करते हैं या हम मूली की बुआई करते हैं, गाजर की बुआई करते हैं, तो एक तरीके का रिज बनाते हैं, एक तरीके का मेड़ बनाते हैं, एक तरीके की नाली बनाते हैं। तो इस नाली को बनाने के लिए जो टिलेज करते हैं उसको हम रिज टिलेज बोलते हैं। गन्ने की बुआई में, गाजर की बुआई में, आलू की बुआई में, मूली की बुआई में इस तरीके का टिलेज किया जाता है। इट रिफर्स टू फॉर्मिंग रिज बाय रिज फॉर्मर और रिज प्लाऊ फॉर द पर्पज ऑफ प्लांटिंग। इसमें रिज प्लाऊ से बनाते हैं, और इससे क्या होता है? रिज प्लाऊ से बनाने से, रिज फार्मर या फिर रिज प्लाऊ से बनाते हैं, एक एक रिज बनाएंगे, ऐसे एक नाली फिर एक नाली फिर एक नाली, ऐसे नाली बनाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 और 1 4, ये नाली जो दिख रही है, और बीच बीच में ये वो दिख रहा है, रिज एंड फॉरो बोलते हैं। ठीक, तो ये क्यों बनाते हैं? ये बनाते हैं जो हमारी जड़ वाली फसलें हैं, मतलब ऐसी फसलें जो मिट्टी के अंदर होती हैं, उनको प्रॉपरली ग्रो करने के लिए रिज टिलेज करते हैं। आगे आता है कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण और टिलेज। जब हम मिट्टी में मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए टिलेज करते हैं, या मिट्टी में जो मल्च है उसको कंजर्व करने के लिए टिलेज करते हैं, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन टिलेज। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आप ये फील्ड ध्यान से देखिए,
इस फील्ड में आपको मिट्टी नहीं दिख रही होगी, फिर आपको दिख क्या रहा होगा? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कोई फसल की पराली पड़ी हुई है, मतलब किसी पुरानी फसल के अवशेष पड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक इक्विपमेंट ट्रैक्टर से चल रहा है जिसको हम बोलते हैं सीड ड्रिल। फसल की बुआई हो रही है, मतलब किसी बीज की बुआई हो रही है। कैसे हो रही है? पुराने जो स्टबल यहाँ पर पड़े हुए हैं, पुराने स्टेबल यानी कि पुरानी फसल के जो अवशेष पड़े हुए हैं वो मिट्टी पर एज इट इज पड़े रहेंगे। क्या किया जाएगा कि ट्रैक्टर से एक छोटा सा गड्ढा खोद के ऐसे हल्का सा ऐसे रिज बनाते हुए जाएगा और उसी रिज में सीड को डालते हुए जाएगा और पीछे से फिर क्या करेंगे, मिट्टी से इसको ढक दिया जाएगा। तो आपको पूरे खेत में वो जो पिछले क्रॉप का जो अवशेष है पराली, वो भी पड़ा हुआ रहेगा और इसमें नई फसल का जो सीड है वो भी डाल दिया जाएगा। इससे क्या होगा, क्योंकि पूरे खेत में पराली फैली हुई है तो इससे जो मिट्टी है उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो प्रिजर्व रहेगा, बहुत दिनों तक वो मॉइस्चर बना रहेगा। दूसरा कंडीशन, क्योंकि मिट्टी अच्छे से ढकी हुई है तो उसमें किसी भी खरपतवार के ग्रो होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, तो खरपतवार भी अच्छे से नहीं ग्रो हो पाएगा। तीसरा, जो मिट्टी है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहेगा एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से, क्योंकि ये गद्दे का काम, जैसे एक रजाई का काम करेगा जो ये ऊपर से पराली पड़ी हुई है। तो ये कंजर्वेशन टिलेज इसी वजह से करते हैं कि ये जो हमने स्ट्रॉ पराली रखी है ये हमारी पराली बिल्कुल कंजर्व रहे, सुरक्षित रहे और हम एक टिलेज कर पाएँ, अगली फसल के लिए बीज की बुआई कर पाएँ। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन टिलेज। फिर आगे बोलते हैं कंटूर टिलेज। हमने पहाड़ों को देखा होगा, पहाड़ ऐसे होते हैं और पहाड़ों पर एक तरीके की खेती होती है जिसको हम बोलते हैं सीढ़ी नुमा खेती, जिसको हम कंटूर टिलेज भी बोलते हैं। इसमें यहाँ पर जुताई कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग लेवल पर जुताई करते हैं। तो इस तरीके के जो टिलेज होते हैं उनको हम बोलते हैं कंटूर टिलेज। कंटूर बंड बनाते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बनाएंगे, उसमें टिलेज करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटूर टिलेज। अगला जो है वो है ब्लाइंड टिलेज। ब्लाइंड का मतलब अंधी गुड़ाई, हिंदी में कहते हैं अंधी गुड़ाई। ये गन्ने में किया जाता है, गन्ने में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको करते क्यों है, इसका क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझते हैं। देखो, हमने गन्ने की बुआई कर दी, अब गन्ने में जो पौधा है वो गन्ने से स्प्राउट होके और फील्ड में ऊपर आने तक लगभग 2 महीने का टाइम लेता है, लगभग 40 से 60 दिन का टाइम लेता है। अब हमने जब गन्ने की बुआई करी और गन्ना जब उगेगा, बाहर निकल के आएगा मिट्टी से, उसके जो आँख होती है, उसके जो जर्मिनेशन जो होगा वो लगभग 2 महीने का टाइम लगा देता है, 40 से 45 दिन 50 दिन टाइम लगा देता है। इसके बीच में अगर कभी पानी बरस गया या इसके बीच में खरपतवार बहुत ढेर सारे हो गए गन्ने में, तो क्या करेंगे हम? अगर हम ये इंतज़ार करें कि गन्ना थोड़ा और बड़ा हो जाए तब हम खरपतवार को नष्ट करें, तब तो इतने दिन में तो गन्ना में खरपतवार इतना ज़्यादा हो जाएगा कि गन्ना ही दब जाएगा, गन्ना ही नहीं निकल पाएगा, हमारी फसल ही चौपट हो जाएगी। दूसरा कंडीशन, अगर उसमें पानी भर गया तो पानी भर के जब बरसात होने के बाद जब मिट्टी सूखती है तो मिट्टी सूखने के बाद वो मिट्टी बहुत टाइट हो जाती है, तो नीचे से जो आँख निकल रही होती है, मतलब नीचे से जो जर्मिनेशन हो रहा होता है गन्ने का, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि इतनी टाइट मिट्टी की जो परत बन गई है उसको तोड़कर वो ऊपर आ जाए, तो वो नीचे ही दब के सड़ जाती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जर्मिनेशन से पहले, बुआई के बाद और जर्मिनेशन से पहले, क्या बुआई के बाद बोले तो सोइंग के बाद और जर्मिनेशन से पहले, इनके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसके बीच में खरपतवार को रोकने के लिए या ऊपर की जो एक हार्ड सी पपड़ी बन जाती है बरसात हो जाने के बाद, जो मिट्टी टाइट हो जाती है, इनको तोड़ने के लिए जो हम टिलेज करते हैं उसी को बोलते हैं ब्लाइंड टिलेज, बोले तो अंधी गुड़ाई। इसमें इस तरीके से गुड़ाई करेंगे कि नीचे जो गन्ने पड़े हैं, जैसे ध्यान से अगर आप देखें तो ये गन्ना पड़ा हुआ है, ये मिट्टी के ऊपर ही परत है। अब गन्ने से स्प्राउट निकलेगा और ऊपर आएगा, इसको करने में लगभग गन्ने को
2 महीने का टाइम लगता है। लेकिन मान लो अभी गन्ना हमने बुआई करा और उसके तुरंत बाद ही पानी बरस गया, तो अभी इसमें गन्ने की जर्मिनेशन हो नहीं पाई है। लेकिन क्योंकि पानी बरस गया तो ऊपर की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा टाइट हो गई, तो गन्ना ऊपर तो फाड़ के, टाइट मिट्टी को तो फाड़ के ऊपर निकल नहीं पाएगा। तो इस वजह से क्या किया जाएगा, ऊपर की जो मिट्टी है इसको जुताई कर देंगे। एक हल्की सी, बहुत गहरी जुताई नहीं करते, एक हल्की सी जुताई कर देंगे जिससे ऊपर की जो मिट्टी है वो टूट जाए और नीचे से जो गन्ना है वो अच्छे से जर्मिनेट कर पाए। इसी को हम बोलते हैं ब्लाइंड टिलेज। आई होप कि ये जो टिलेज के जितने ऑपरेशंस थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं तो इसमें 8 सब्जेक्ट मिला के लगभग मैं 250 लेक्चर पढ़ाऊंगा, जो कि नवंबर में कंप्लीट कर दूंगा, नवंबर 2025 से पहले। यानी कि आज से जब लॉन्च कर रहा हूं, इसके बाद जो आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे उससे पहले ही मैं आपको ये ख़त्म करके दे दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। मात्र 500 रुपये में 250 लेक्चर आपको पढ़ने को मिलेगा। 2 रुपये में 1 लेक्चर आपको मिलेगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 40 से लेके 1 घंटे का वीडियो होता है। तो बहुत ही नॉमिनल सी प्राइस मैंने रखी है। अगर आप चाहते हैं तो पे कर सकते हैं और पे करके आप ऐसा सिलेबस खरीद सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।